नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत और आप देख रहे हैं द बैठक। आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में एक खास मेहमान जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश मैनपुरी सदर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार के विधायक रह चुके और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजकुमार उर्फ राजू यादव जी। मैनपुरी जिसे सपा का गढ़ माना जाता है, जहां राजनीति सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि विरासत और संघर्ष की कहानी कही जाती है। आज हम उनसे बात करेंगे उनके राजनीतिक सफर के बारे में और विधायक रहते हुए उनके किए गए कामों के बारे में, चुनावी जीत हार के अनुभवों के बारे में और उन विवादों के बारे में जिन पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। तो आइए बिना लाग लपेट के शुरू करते हैं आज का ये हमारा खास पॉडकास्ट। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप? ठीक है। तो सर, सबसे पहला सवाल तो हमारा यही होगा कि लोग जानना भी चाहते हैं कि राजनीति की तरफ आपका रुख कहाँ से, मतलब कैसे हुई एंट्री आपकी राजनीति में? जो मेरा ननिहाल पक्ष है जी, वो नेताजी के बहुत करीबी थे। अच्छा। और नेताजी का शुरू से हमारे मामा के आना जाना था। अच्छा। मुझे याद है पार्टी का एक शिविर हुआ था देहरादून में, रामतीर्थ आश्रम में। अच्छा। यूथ का। अच्छा। तो उसमें 5 डेलीगेट मैनपुरी से जाने थे और उसमें 4 लोग नहीं गए और मैं अकेला चला गया था। जब नेताजी ने वहाँ शिविर में हाजिरी ली तो उन्होंने कहा कि तुम तो अशोक के भांजे हो। मैंने कहा जी सर। तो नेताजी ने संगठन की बहुत लताड़ लगाई और ये कहा देखो ये लड़का अकेला आया है, और मुझे उन्होंने उसी दिन एक जनसभा का अध्यक्ष बना दिया था। बस मेरी राजनीतिक शुरुआत वहीं से हुई। अच्छा, वहीं से हो गई, मतलब पारिवारिक पृष्ठभूमि। और नेताजी के मैं शुरू से टच में रहा और नेताजी ने मुझे बहुत ही ज्यादा विश्वास करते थे हम पर। अच्छा। मुलायम सिंह जी से या फिर अखिलेश यादव जी से पहला संपर्क भी वहीं हुआ? नहीं, उससे पहले भी हो चुका था? संपर्क तो बहुत पहले हो चुका था। अच्छा। सन 86 में नेताजी मामा घर आए थे। तो तब से संपर्क हो गया था। अच्छा। और अखिलेश भैया जब पढ़ते थे तो कभी कभार 1-2 निमंत्रण में आते थे तो तब मुलाकात उससे हो गई थी। अच्छा, जैसे ये आपका एक गढ़ है मैनपुरी, ये एक मतलब राजनीतिक रूप से काफी संवेदनशील माना जाता है। तो यहाँ पे राजनीति करना कितना चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए? नेताजी के आशीर्वाद के चलते कोई चुनौती नहीं थी। कोई चुनौती मतलब यहाँ के लोगों का प्यार मिला, जनता का प्यार मिला, नेताजी का आशीर्वाद मिला और नेताजी का आशीर्वाद के साथ साथ पूरे सभी परिवार का आशीर्वाद मिला। देखा गया युवाओं में काफी क्रेज था जब आप 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में आपकी जीत हुई। उस दौरान भी युवाओं में काफी क्रेज था। तो क्या वो क्रेज अभी भी बना हुआ है युवाओं को लेकर? अगर आप पब्लिक के साथ जो बात आपने कही है उस पर खरे उतरेंगे या जो वादा किया आपने उसे पूरा कर देंगे तो आपका क्रेज हमेशा बना रहेगा। जी। अच्छा। और जहाँ तक 2022 की बात है, 2022 में हमको प्रशासन ने हरवाया। जनता ने हमें चुनाव जिता दिया था। अच्छा, तो इसके लिए आप लोगों ने चुनाव आयोग या कहीं पे आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई? देश के इतिहास में आज तक चुनाव के खिलाफ कोई पिटीशन हुई है? कभी कोई रिजल्ट आया? तारीख पर तारीख पड़ती रहती है और दूसरा चुनाव आ जाता है, तब तक निर्णय नहीं होता। कोई जाता है, कोई नहीं जाता है। क्या करोगे कोर्ट जाके? अच्छा, जैसे आप 2 बार विधायक रहे हैं तो इस कार्यकाल में मैनपुरी में सबसे बड़ा विकास का क्या काम रहा है जो आज भी चल रहा है आपके? 2012 से पहले की मैनपुरी और 2012 के बाद की मैनपुरी में जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा। अगर मैं काम गिनाने बैठ जाऊंगा तो आपका ये ब्रॉडकास्ट कम से कम 4 घंटे चलेगा। समय तो इतना काम मैनपुरी विधानसभा में हमारे विधायक रहते, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मुख्यमंत्री रहते यहाँ हुआ और नेताजी के सांसद रहते हुए। तो नेताजी का संसदीय क्षेत्र था। जो भी यहाँ से प्रपोजल जाता था मुख्यमंत्री की मोहर पर लगी जाती थी। अब मैं क्या क्या काम गिनाऊंगा? वो बड़े बड़े काम गिना दूंगा जैसे सैनिक स्कूल, हाँ। इंजीनियरिंग कॉलेज,
छोटे बड़े 29 पुल और मैनपुरी विधानसभा का प्रत्येक गांव बिजली से जोड़ दिया गया। प्रत्येक गांव में प्राइमरी स्कूल कंप्लीट है, प्रत्येक गांव के संपर्क मार्ग कंप्लीट है, और लगभग मैं समझता हूँ कोई गांव की कोई गली और टूट जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन सारे गांव की गलियां पक्की कराई गई जनरल मिश्र गांव के तहत, लोहिया गांव के तहत, और विधायक निधि से, सांसद निधि से, कई राज्यसभा मेंबरों ने पैसा दिया, कई एमएलसी ने रुपया दिया। अच्छा, तो जनता याद करती है हमारे कार्यकाल को। लेकिन वही कहीं ना कहीं आज के समय में, जैसे 2017 के बाद से देखा जाए तो लोगों का ये कहना है, लोगों से हम बातचीत करते हैं तो उनका कहना है कि इस वक्त मैनपुरी में जो विकास है वो बहुत धीमे हो रखा है, मैनपुरी का विकास अब नहीं हो रहा। दरअसल जो मैनपुरी चुनाव जीते हैं वो मैनपुरी का विकास न करके अपना विकास ज्यादा कर रहे हैं। वो उन्हें अपने विकास की चिंता है और अपने परिवार के विकास की चिंता है। जनता के लिए कुछ नहीं, जनता के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ का चुना हुआ प्रतिनिधि हफ्ते में 2 घंटे के लिए विधानसभा में आता है तो 2 घंटे में तो चाटुकार ही घिरे रहते हैं, पब्लिक से कब मिलेंगे। न किसी के दुख में शामिल होना, न किसी के सुख में शामिल होना, बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं उनमें शामिल न होना। तो जनता का मतलब एक जिम्मेदार प्रतिनिधि का ये लक्षण नहीं होता। अच्छा, हम पुरानी बात करें, जैसे 2012 और 2017 की बात आपने की है, तो कैसे जनता का भरोसा आप पे आया कि हाँ उन्होंने आपको 2 टर्म में आपको विधायक? 2012 में मुझे 56,400 वोट मिले थे और मैं 14,700 वोट चुनाव जीता था। 14,700। और कई प्रत्याशी लड़े थे, बगावत करके भी लड़े थे और निर्दलीय भी लड़े थे। राष्ट्रीय कल्याण सिंह जी की पार्टी तब अलग थी, उससे भी लड़े थे लोग। और 17 में सीधा मुकाबला बीजेपी से हुआ था और मोदी लहर में हम चुनाव जीत के आए। मोदी के जब समाजवादी पार्टी के 48 विधायक जीते थे उसमें हम जीते थे। तो क्या अच्छा, पहले का जो 17 के पहले का जो उत्तर प्रदेश था और 17 के बाद का आज का जो उत्तर प्रदेश, कितना फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन सत्ता पक्ष मुखिया जो है यहाँ के योगी आदित्यनाथ, वो तो हमेशा कहते हैं हमने बहुत क्षेत्रों में भी, वो भाषणों में कहते हैं ना, भाषणों, नौकरियों के विज्ञापन देख लीजिए आप, युवा बेरोजगार है। नहीं, नौकरियों के विज्ञापन देख लीजिए, बैकवर्ड और दलित को आरक्षण कैसे खत्म किया जा रहा है। तो ये राजनीति सिर्फ ऐसे क्यों की? बुलडोजर केवल पीडीएस के लिए है, मुख्यमंत्री के स्वजाति लोगों के लिए बुलडोजर नहीं है। तो बुलडोजर सिर्फ वो पीडीए के समाज लोगों के लिए ही? अच्छा, कोडीन वालों में कहाँ चला बुलडोजर? अभी तक नहीं चला। और पुलिस पे ऐसी राइफलें आ गई हैं कि उससे जो गोली चलती है वो केवल टांग में लगती है और कहीं लगती नहीं है। हर बात निशाना टांग पे ही आता है केवल। नई तकनीक आई है बीजेपी के जमाने में। गोली चलती है, सर में लगती है, पैर में लगती है, सीने में कहीं ना कहीं लगी सकती है, मुठभेड़ होगी तो कोई। हाँ, मुठभेड़। लेकिन पुलिस के पास ऐसी तकनीकी है, अब गोली सिर्फ पैर में ही लगती है। अच्छा, अभी गाजियाबाद में भी कुछ पुलिस के लोग थे और वो कुछ कार्ड के जरिए लोगों को पता कर रहे हैं कि ये बांग्लादेशी हैं या नहीं। वो तो यहाँ भी कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं। जो गरीब लोग झोपड़ी डाले पड़े हैं बेचारे, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपना सामान बनाते हैं, रोज बेचते हैं, उन्होंने बांग्लादेशी ढूंढ रहे हैं। ये चुनाव के वक्त ही क्यों याद आता है सभी राजनीतिक पार्टी? पूरे देश को मालूम है संविधान खतरे में है, तो अब उसको हम क्या बोलें। जब हमारे नेता इतना प्रतिदिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं, आप भी जानते हैं, उन्हें तो जब चुनाव आता है तभी उन्हें बांग्लादेशी भगोड़े और सब दिखाई देता है, तभी ईडी निकलती है बिल से, सीबीआई निकलती है। तो ये राम मंदिर का मुद्दा बहुत चल रहा है और पूरे प्रदेश में कोई मुद्दा नहीं है, पूरे कोई मुद्दा नहीं राम मंदिर बन गया, मुद्दा खत्म। लोगों में भक्ति की लहर दौड़ रही है हर जगह। एक मोदी जी भी जा रहे हैं पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं, सनातन हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग हो रही है। भक्ति की लहर दौड़ रही। कल इलाहाबाद में क्या हुआ शंकराचार्य जी के साथ? उनको स्नान करने से रोक दिया गया। नहीं, गिरा के मारा है उनके शिष्यों को। वीडियो वायरल है, सीने पर लात मारते हुए, बाल पकड़ खींचते हुए, थप्पड़ मारते हुए, सारे वीडियो वायरल है। ऐसे में कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? कल्पना करना कोई रोक सकता है? नहीं, कल्पना करने से।
तो अच्छा, बीजेपी की जीत को आप किस नजर से देखते हैं? बदलाव है या संसाधनों की ताकत है उनके पास? संसाधन तो सबसे ज्यादा बीजेपी है, भाजपा के पास। ये सबसे बड़ी बात है, चुनाव आयोग उनके साथ खड़ा है। चुनाव आयोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हमने पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा एफिडेविट बनवा के मैनपुरी विधानसभा से दिए थे। अच्छा। हाँ, जो लोग जिंदा हैं, कहीं पलायन नहीं किए हैं, ना उन्होंने अपना घर छोड़ा है, ना मकान बेचा है, ना दुकान बेची है, ना खेती बेची है, ठीक है। और उनके वोट काटे गए थे। आयोग ने कहा आप एफिडेविट दीजिए, और 2022 में चुनाव हारे हम, और 2022 में ही एफिडेविट बनवा के दे दिया। आज तक कोई कार्रवाई हुई? आज भी जिंदा है लोग। तो मना क्यों कर दिया एफिडेविट लेने से? अरे वोट काटा, लिख दिया उसमें, पते में नहीं पाए गए। अब अच्छा। अब उन लोगों के वोट कैसे बन गए दोबारा? अगर पते में नहीं पाए गए, अब पते में कैसे मिल गए? अब तो सूची आ गई है, अब क्या है, जितने काटे तो एग्जैक्ट फिगर आ गई ना। तो अब अभी जैसे 2 बार के विधायक, 2022 में आपको हार मिली, अब 2027 में फिर से यूपी विधानसभा का चुनाव आने वाला है। तो क्या इस बार फिर से आपकी लड़ने की तैयारी है? नेतृत्व का आदेश होगा तो निश्चित रूप से लड़ेंगे, तैयारी पूरी है। लड़ेंगे। क्या परिवर्तन हो सकता है इस बार उत्तर प्रदेश में? परिवर्तन निश्चित है, सुनिश्चित है। निश्चित। जनता का बुरा हाल है। जिस तरह लोकसभा में पीडीए ने एकत्रित होकर प्रदर्शन किया, अगर गड़बड़ी न करते तो सीटें और ज्यादा आती। अच्छा, तो आपको मतलब है कि गड़बड़ी हुई है? फरुखाबाद की सीट तो बगल में फरुखाबाद है, जीता हुआ पत्ता जी हमारा हरा दिया, मेरठ में हरा दिया। ऐसी 8-9 सीटें हैं जहाँ हरा दिया गया। और 2024 में प्रदर्शन किया जनता ने जो लोकसभा, उससे बेहतर प्रदर्शन हो लोकसभा में, विधानसभा में होगा, उससे बेहतर। अच्छा, तो अखिलेश जी बराबर कहते हैं कि बीजेपी जो है हमेशा ये SIR जो कर रही है, बीजेपी हमेशा बांटने का काम करती है, सिर्फ बांटने का सिर्फ बांटने। लेकिन वो अच्छा, जैसे शिक्षा को लेके हम बात करें कि हमारे प्रदेश में शिक्षा, जब प्राइमरी स्कूल ही बंद कर रहे हैं, प्राइमरी स्कूलों को बंद कर रहे हैं, जब जड़ी खत्म कर रहे हैं आप, वो नहीं चाहते पीढ़ी समाज पढ़े। अच्छा, तो वो तो कह रहे हैं कि हम उसको डेवलप करके और बेहतर करेंगे ताकि हमारे बच्चे और अच्छे से पढ़ सके। जो है उसे चला नहीं पा रहे, और कल्पना और बेहतर कर रहे हैं। जो ढांचागत स्कूल है जो बने हुए हैं, आप उनको नहीं चला पा रहे, उन्हें आप बंद कर रहे हो, तो उससे बेहतर कैसे कर लोगे? अरे आप उन्हीं स्कूलों का उच्चीकरण कर दो, वही बेहतर हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी के अलावा, अभी तो फिलहाल वो प्रधानमंत्री, उसके अलावा आपको कौन सा चेहरा लगता है जो अब देश का नेतृत्व कर सकता है? हम प्रदेश की राजनीति में, ये सवाल हमारे लिए उचित इसलिए नहीं है। आप राजनीति में है, राजनीति में है, तो हम उस पर अपना जवाब नहीं देना चाहते। हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पद। अच्छा, आप मुख्यमंत्री के पद पे देखना चाहते हैं अपने आप को, अपने नेता को? अच्छा, अपने नेता को। मैं कब कहा? आप भी देख सकते हैं। नहीं 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 नहीं, हम अपने नेता को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। अच्छा, तब हम दिल्ली की बात करेंगे। अच्छा, अब यही चुनाव की बात करें, आपके ऊपर भी कई एलिगेशंस लगे हैं। बताओ कौन सा लगा है? जैसे चुनाव के दौरान फर्जी मतदान का। कहाँ लगा? और उपद्रव का कहाँ लगा? हमने डिटेल देखा नहीं, तो एक बता दीजिए आप, एक बता दीजिए आप, इसका लगा था कि आपको जो है मेरे ऊपर हमला हुआ था, आपको शायद जानकारी नहीं है। आपके ऊपर हमला, मुकदमा लिखा गया था, वो अलग बात है, पुलिस ने मुकदमा खत्म कर दिया। मेरे ऊपर हमला हुआ था। किस सन की बात थी? 2022 में। 2022 अभी की? हाँ, हम कहाँ से कर लेंगे फर्जी मतदान? हमारे घर में पुलिस के 2 जवान बैठे थे, हमें वोट ही नहीं मांगने दिया गया। तो मतलब इन लोगों ने उल्टा ही केस कर दिया? उल्टा? हम पे कोई लिखित लगा ही नहीं है भाई, कोई लगा सबूत दो आप। क्योंकि तमाम वो आते रहते हैं। मैंने खुद जो प्रत्याशी लड़ा उसके लड़के को पोलिंग डंप करते हुए पकड़ा। अच्छा, हाँ, ताल दरवाजे की पोलिंग में खड़े हुए डंप कर रहा था। चुनाव आयोग कैमरों में उसकी रिकॉर्डिंग है। हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा। कोई आरोप नहीं? हाँ, फर्जी मतदान का उसका ये काम करती है बीजेपी, भाजपा। अच्छा, कि अभी आप जिस भूमिका में हैं, मतलब किस भूमिका में अभी आप रहना चाहते हैं? संगठन, जनता, या फिर चुनाव की तैयारी?
जैसा पार्टी का निर्देश होगा, पार्टी नेतृत्व का। हम्म। हम तो पार्टी की सिपाही है। अच्छा, मोदी जी कहते हैं हम चौकीदार हैं। अरे आप मेरी बात का ब्रॉडकास्ट मेरा करने आए हो कि मोदी का करने आए हो? आपका ही कर रहे हैं, बट वो तो सत्ता में है, तो कहीं ना कहीं उनको लेके भी चलना। हाँ, तो चौकीदार का काम तो होता है रक्षा करना, समाज को जागृत करना। देश में लोग उद्योगपति लूट लूट के भाग रहे हैं, चौकीदार सो रहे हैं। ग्रामीण परिवेश कैसा है इस वक्त मैनपुरी, उत्तर प्रदेश का ग्रामीण परिवेश में बुरा हाल है। न टाइम से बिजली मिल रही है, न खाद मिल रही है। रिश्वतखोरी तहसील थानों में चरम सीमा पर है। जनता समय का इंतजार कर रही है। किसान परेशान, बेहाल है। परेशान नहीं, बेहाल है किसान। मैं क्या 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 कह रहा हूँ, किसान बेहाल है। अगर इतनी परेशानी है जनता को, किसानों को, फिर ये बार बार सत्ता में कैसे आ जा रही है बीजेपी? अब बिहार में क्या हुआ? बिहार हम लोग भी पैसे खाते में क्यों डालेंगे? अच्छा संहिता लगते ही कोई संज्ञान लिया है उन्हें? वही अब कांग्रेस की सरकार थी वहाँ राजस्थान में, तो उनकी कई योजनाओं को आयोग रोक दिया था। हरियाणा हार रहे थे, वो जीत गए, वोट चोरी से जीते। अभी बीएमसी का इलेक्शन हुआ मुंबई में, वो जीत गए। नहीं जीते कहाँ है? निर्विरोध कराए सब, चुनाव कहाँ होने दिया? उसे जीतना कहेंगे आप? लोगों के सामने जनता अरे को भाई मैं कह रहा हूँ, जब किसी का नॉमिनेशन ही नहीं हो करने दोगे आप, तो वो तो जीत ही जाएगा निर्विरोध। निर्विरोध है बिल्कुल। इलेक्शन होता, फाइट होती, जीत हार होती, तब कहते हाँ इलेक्शन हुआ है। कितने निर्विरोध हुए पता है आपको? बताइए। बड़े पैमाने पर लोग निर्दलीय हुए और सब सत्ता पक्ष के हुए। अगर इतना ही वहां लोगों में वो थी आपसी सहमति, तो एक आध तो हो ही जाता विपक्ष का। बिल्कुल। अगर हम ये मान लें तालमेल बनाया है, तो विपक्ष के 2-4 भी हो सकते थे। सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो परिवर्तन कैसे होगा फिर? परिवर्तन संघर्ष से होगा। अच्छा। और जब कोई सरकार अपनी नीतियों से भटक जाती है, तो जनता उसका बदलाव कर ही देती है। तो सबका साथ सबका विकास नारा यही दिया था ना, ये उनका नारा। हाँ बिल्कुल। तो एक का साथ और सबका विनाश हो रहा है। तो कैसे, मतलब अब अच्छा युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे इतने युवा परेशान है, बेरोजगार, नौकरियां खत्म हो गई, रोजगार खत्म कर दिया सरकार ने। नहीं धर्म के रास्ते में क्या रोजी रोटी मिल जाएगी? नहीं व्यापार मिल जाएगा क्या? बिल्कुल। रोजगार मिल जाएगा, बच्चे कहाँ से पालेगा? अब तो स्थिति यही आने वाली है थोड़ी देर बाद कि बाप बेरोजगारी बच्चा पैदा कर गया, वो भी बेरोजगार बच्चा पैदा, वो भी बेरोजगार बाप बन जाएगा। तो सब पर्चे लीक हो रहे हैं, पेपर लीक होते हैं बिहार में के लिए। बहुत बुरा हाल है। जातीयता का तो नंगा ना छोड़ा है। सबसे ज्यादा अगर जमीनों पर कब्जे कहीं हुआ, सबसे ज्यादा कहीं कब्जे हुए हैं जमीनों पर। मेरे पास ऐसे ऐसे उदाहरण है कि उसी व्यक्ति की जमीन है, और उसी व्यक्ति की बालू, उसी व्यक्ति की ईंट, उसी व्यक्ति का सरिया, और कब्जा हो गया, और वो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाया। ये तानाशाही खुलेआम है। तानाशाही। मैनपुरी जितने कब्जे पूरे प्रदेश में कहीं नहीं हुए। सबसे ज्यादा कब्जा यहाँ। हाँ, जमीनों पर। क्या अवैध खनन भी चालू है? वैसे यह बालू खनन तो है नहीं, लेकिन मिट्टी का खनन, मिट्टी का ही सरकारी जमीनें सब खोद डाली। अब सोशल मीडिया पर देखिए वीडियो वायरल तमाम हुए हैं। रेलवे की जमीन खोद डाली, सिंचाई विभाग की जमीन खोद डाली, ग्राम समाज खोद डाला, चरागाह खोद डाला, मतलब चरम सीमा पर है। वो कहते हैं कि हम विकास कर, जात विशेष के लोग कर रहे हैं केवल। अच्छा, तो जातिवाद क्यों आ जाती है हर बार? हमेशा सभी पार्टियों में देखा जाता है कि लोग बस अपने समाज को पहले आगे लाने की कोशिश करते हैं। वोट तो सबका ही दिया, वोट जब सबका लिया, सबके लिए काम करना चाहिए। बिल्कुल, यही हमारी जीत का आधार बनेगा। अच्छा, 2027 में यही चीज हमारी जीत का आधार बनेगी। समाजवादी पार्टी के भेदभाव करके विकास नहीं करती है। मतलब सबका साथ सबका विकास, सब समाज नहीं, समाजवाद का मतलब ही है हर वर्ग, हर
ग्रामीण लोगों के लेके चलने वाली बात। तो ऐसे ऐसे उदाहरण है बिजली विभाग के, किसी महीने 35,000 बिल आ रहा है, किसी महीने 40,000 आ रहा है, किसी महीने 4,000 आ रहा है। अब कौन सा बिल सही माना जाए? फिर कहते हैं किसानों के लिए तो बिजली मुफ्त। ऐसी तमाम घटनाएं हुई जिनमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी SIR हुआ है, मैं आपको कम से कम 100 बूथों पर ऐसे दिखा दूंगा। हम छटवा रहे हैं। अच्छा, SIR इसलिए हुआ, डबल वोट किसी का हो ना बने। बिल्कुल। हम प्रमाणित कर देंगे कि सैकड़ों बूथों में डबल वोट बनाए। ठीक, अभी इलेक्शन आने वाले हैं तो उसकी तैयारी हो रही है। नहीं कर रहे हैं, हमारी बैठक कर रही है। नहीं, SIR के माध्यम से सत्ता पक्ष के लोग SIR कराना था तो टाइम देना चाहिए था। कितने प्रेशर में BLO रहे, कितनी आत्महत्याएं की हैं BLO ने, हमारे कार्यकर्ताओं को कितनी मेहनत करनी पड़ी दिन रात। कम से कम 3 महीने का समय देना चाहिए था। अच्छा, चलिए आखिरी सवाल कि जो युवा या जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से वो डगमगा रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं कि अब इस वक्त की जो राजनीति चल रही है वो हम नहीं कर मैं तुम्हें एक उदाहरण दूं। जी बिल्कुल। शहर में होर्डिंग लगे, पढ़ लेना। कल वो हिंदू सम्मेलन हुआ है मैनपुरी में, ठीक है, तो किसी हिंदू की जगह नहीं दौड़ पाई है। स्थान कहाँ चुना? क्रिश्चियन मैदान। काय का सम्मेलन था वो? क्रिश्चियन मैदान। और क्रिश्चियन मैदान को भी श्री कृष्ण लिख के फिर कोष्टक में क्रिश्चियन लिख दिया। अब क्या क्रिश्चियन को भी मतलब ये कृष्ण और ये बना ना? देखो तो इनकी मानसिकता देखिए आप। हिंदू मुस्लिम क्यों होता है? सबसे ज्यादा देखा जाता है हिंदू मुस्लिम। बीजेपी हमेशा बांटने की राजनीति करती है और देश समझ चुका है, प्रदेश समझ चुका है कि चुनाव होता है तभी ये लाते हैं। अब जनता इसमें 2024 के चुनाव दिखा दी जनता ने। नंबर 1 की पार्टी बनी समाजवादी पार्टी। बिल्कुल। तो अब बदलाव जो 80 जीत रहे थे कहाँ आ गए? ऐसे ही हाल विधानसभा में होगा। अच्छा, आने दीजिए चुनाव। एक और है अभी हालिया में बनारस का मणिकर्णिका घाट सुना होगा आपने उसके बारे में, तो उसको तोड़कर फिर से नया बनाया जा रहा है। कितनी बड़ी समाज सेविका थी कुलकर्णी, उनकी मूर्ति को तोड़ दिया। जो वहां के पौराणिक मंदिर थे उनको तोड़ दिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बयान दिया है कि आज तक किसी भी तानाशाह ने इतने मंदिर नहीं तोड़े होंगे जितने सरकार ने तोड़ दिए। ये मंदिर तोड़ रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हम सनातन मतलब हिंदू राष्ट्र भी बना रहे हैं, मंदिर भी तोड़ रहे हैं। मंदिर तोड़ रहे हैं, जनता इसका जवाब देगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने तो कहा है कि ये हम उसको, वो कोई मंदिर नहीं था, बस एक आकृति बनाई गई थी उस पे, उसको तोड़ के हम उसका थोड़ा विस्तार कर रहे हैं ताकि वहां। कहाँ विस्तार कर? वो तो वीडियो वायरल है। हाँ, उसे AI का वीडियो पॉकेट मशीन में ड्रिल वो लगा के सब तोड़े जा रहे हैं। अब प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता क्या है? उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। अरे भाई, देश का मीडिया नहीं दिखा रहा है, सोशल मीडिया में तो चल रहा है ना। आ गया सोशल मीडिया में तो हर वहाँ के विद्वान ब्राह्मण क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये घाट कोई आज की थोड़ी मानता है इसकी, तो बहुत पुरानी है। तो इस तरह से मंदिरों को तोड़ देना और मंदिरों पर धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीति करना, कहाँ तक सही है? जनता को क्या चाहिए? स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, मूलभूत मुद्दे से तो भटका रहे हैं। राशन की बात होती है ग्रामीणों में। राशन कब नहीं मिला? मिलता है। कांग्रेस केंद्र में थी, हमारी भी सरकार एक बार दो बार बनी, मिली सरकार, तो राशन तब भी मिलता था। राशन मिल रहा है। हाँ। लेकिन अब इन्होंने तो राशन के झोले में भी मोदी जी फोटो लगा दी, वैक्सीन फोटो लगा दी। जैसे 5 किलो राशन का है, उसमें से भी जो ये डीलर लोग हैं 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो काट के दे देते। लेकिन जनता कुछ बोल नहीं पाती, घटतौली करती है। जनता क्या बोलेगी? जनता बोले भी तो सुन कौन रहा है उसकी? कोई नहीं सुन रहा।
अभी कोराली का एक मुकेश नाम का कैंसर का पेशेंट है, तो उसका मैंने एसडीएम से कह के वो राशन वाला कार्ड बनवाया। मैंने, बहुत गरीब आदमी है, उसका इलाज के लिए पैसा भी मैंने कई बार दिया। अच्छा। उसको राशन मिला अभी पिछले महीने, तो राशन ही कम दिया उसको। उसने हमें फोन किया, उसकी पत्नी ने, उसने, तो हमने एसडीएम को कहा, मैंने एसडीएम साहब इसका तो आपने ही बनवाया था और राशन कम मिल रहा है, कैंसर का मरीज है और निश्चित रूप से वो मर जाएगा 1-2 महीने में, कम से कम उसके साथ तो ना साहब। तब एसडीएम ने टीम भेजी, तब उसको राशन पूरा मिला। तो मतलब एक डीलर भी क्या करे, डीलर का हाल वही है, एसआईआर करवाओ, जो करवाओ, वो भाजपा के वोट डलवाओ, ऊपर से अधिकारी को रिश्वत दो। मजबूरी है डीलर, कहाँ से लाएगा, अपने घर से देगा नहीं। तो ऊपर बैठे हुए अधिकारी ईमानदार हो जाएगा, नीचे वाला अपने आप ईमानदार हो जाएगा। चलिए जाते जाते एक बार और आप बता दीजिए कि 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, जनता बिल्कुल तैयार बैठी है, और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है जनता चुनाव की मूड में आती जा रही है। और ये आप भी जानते हैं, जनता 5 साल नहीं चिल्लाती। जब चुनाव का वक्त आता है तो अपने गुस्सा वोट के माध्यम से अपने इजहार करती है। और 27 चुनाव आप देखेंगे प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी, और मैनपुरी की 4 सीटें जीतेंगे। अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार यादव जी, और आपने खुलकर हर सवाल का जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो, अगर आपको हमारी बातचीत पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।